बिल्कुल, पहले 12 नंबर देखिए। देखिए बेटा, कुछ सवाल है, हम सवाल देख लेते हैं, सीखने को मिलेगा। बैठ जाइए और क्वेश्चन देखिए पहले। बेटा इसे जरा बंद कर देना और ध्यान दीजिए। थोड़े से सवाल करते हैं फ्लूइड के। देखिए, टू व्हाट हाइट शुड अ रेक्टेंगुलर सिलेंडर हैविंग स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ। अरे तो क्लास में कराया था नहीं, फ्लूइड का, फ्लूइड सेकंड। देखिए बेटा, देखिए ये बातें नहीं करो और क्वेश्चन समझो। बैठ जाओ हरदीप। 60 कितना शांति बनाकर रखो और क्वेश्चन देखते हैं। अ बीकर कंटेनिंग वाटर, एक बीकर जिसमें पानी भरा है, इज बैलेंस्ड ऑन द पैन ऑफ अ कॉमन बैलेंस। बेटा ये कॉमन बैलेंस के, ये देखिए तराजू हम लोग देखते हैं ना, सब्जियों की खरीदते हैं, तो देखो बेटा इधर जो पैन है, बेटा बात नहीं करो, बात नहीं करो। देखिए बेटा दोनों तरफ ये हम लोग देखते हैं ना तराजू में, इधर बोलता है बीकर ले लो और इसमें पानी भर दो, पानी भर दिया बीकर में। बेटा प्लीज प्लीज अब ध्यान दीजिए। कहता है बीकर कंटेनिंग वाटर इज बैलेंस्ड ऑन द पैन ऑफ अ कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस के पैन पर रख दिया और बैलेंस कर दिया, इसका मतलब इधर उतना ही बाट रखते हैं ना, बाट एक तरफ। जैसे आलू तोलना होता है तो 2 किलो आलू दीजिए तो आलू इधर रखते हैं, 2 किलो का बाट इधर रखते हैं। कम रहता है तो चढ़ा देते हैं आलू ताकि बैलेंस हो जाए, यही करते हैं ना। इसको बोलते हैं बेटा फिजिकल बैलेंस, कॉमन बैलेंस बोल रहा है। द सॉलिड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 एंड मास 5 ग्राम। देखिए बेटा एक सॉलिड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और इसका मास 5 ग्राम है। अच्छा एक बात बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी आप सुने हैं? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। देखो क्वेश्चन चल रहा है तो ध्यान नहीं दे रहे लोग, क्वेश्चन का अभी मैं लिखाना शुरू कर दूं बेटा। हाँ चलो पढ़ते आगे की थ्योरी, मैं देखना फिर कैसे पेन में हर एक पेन लाल पेन निकालेंगे और पढ़ते समय पेन बजने लगेंगे, है कि नहीं? पेन रखेंगे फिर दूसरा पेन उठाएंगे। चलो भाई ध्यान से देखो, अभी न्यूमेरिकल चला तो मतलब ही नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी 1 है और रिलेटिव डेंसिटी 1 है तो रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन होती थी कि किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी डिवाइड करते हैं तो उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। यानी बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो सबस्टेंस की डेंसिटी मिल जाती है, मिलती है ना। यानी जितनी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? वाटर की डेंसिटी, तो क्या मिल जाएगा? बॉडी की डेंसिटी यानी सबस्टेंस की डेंसिटी। अच्छा सोचो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो 1 होने का मतलब वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबस्टेंस की डेंसिटी, इसका मतलब इसकी जो सबस्टेंस की डेंसिटी है वाटर के बराबर है। अरे वाटर के बराबर है तो ये बात समझ में आ गया। तो एक बॉडी है जिसका डेंसिटी वाटर के बराबर है, उसका मास 5 ग्राम है, उसे बोला बेटा इज टाइड टू द आर्म ऑफ द बैलेंस। उसे आर्म, किसी एक आर्म से बांध दीजिए एंड इमर्ज इन वाटर। अच्छा यहाँ बांध दिए ऐसे करके, ये सवाल बाहर भी एक बार हुआ डिस्कशन, कोई पूछा ना, खैर। और 5 ग्राम की बॉडी को पानी में डाल दीजिए और इसको रस्सी से यहाँ बांध दीजिए ऐसे करके। तो बोलता है द स्केल पैन विद द बीकर, यानी जो बीकर वाला जहां पर जिस पैन पर बीकर रखा वो बोल रहा है ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, गोज डाउन गोज अप रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसे करके बोला हुआ है। अब यहाँ पर बेटा सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी पानी में डाला है, तो जैसे ये केस बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल्टी है, बाल्टी में अगर हम किसी बॉडी को डालते हैं तो देखिए बिल्कुल आराम से सुनिएगा। अगर मान लीजिए हमने अभी इसमें ऐसे करके वेट मेजर करने वाला ये मशीन आपने देखा होगा, अक्सर जहाँ पे कन्फेक्शनरी शॉप होता है, जहाँ पे जो है
आटा चावल तेल चीनी मिलती है वहां पर ऐसा करके आप लगाते हैं, तराजू वराजू का फैशन गया। अब ये वाला आ गया है, डायरेक्ट रखते हैं उसके बाद तोल देते हैं। तो आप सोचिए कि अभी पानी का एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, मान लीजिए रीडिंग जो भी आ रहा है, मान लीजिए 10 ग्राम रीडिंग दे रहा है। अब इसमें हमें बॉडी डुबा है और बॉडी जो है रस्सी से बांध के ऐसे लटकाए हुए हैं, यानी बॉडी जो है अभी ऐसे पानी में डुबाए है और ऐसे करके लटकाए हुए हैं। तो वजन पर क्या असर पड़ेगा, वजन पे क्या असर पड़ेगा? तो हम बोलते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक ये थोड़ा भारी होता और नीचे आकर के पैन पे बैठता, फोर्स लगाता और उसके बाद प्रेस करता। तो अभी हम बोलेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। लाइक वैसे ही है बेटा, यहाँ पे ये बॉडी ऐसे करके पानी में डाला गया, इसकी डेंसिटी पानी के बराबर ही है, मतलब छोड़ भी दोगे ना तो भी नीचे नहीं आएगा, और रस्सी से इसको बांध के लटका दिए हैं। तो चूंकि ये बीकर में डूब नहीं रहा है, बॉटम पे आया नहीं, पानी के बॉटम पे बैठा नहीं, वजन कुछ लगा नहीं पाया, इसलिए यहाँ पर जो है इसका एपरेंट वेट तो जीरो आएगा। वैसे भी एपरेंट वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पानी में एपरेंट वेट इसका क्या हो जाएगा, जीरो। जितना वेट इधर उतना ही बाइंस के ऊपर, इसलिए एपरेंट वेट इसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ रीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जैसे अगर यहाँ पर कोई स्टोन या लोहे का होता और उसको हम छोड़ते हैं, रस्सी नहीं बांधते, छोड़ देते हैं, तो ये पानी में जाता या बैठता, पानी के सरफेस यानी बाल्टी के बॉटम को दबाता और पेन की रीडिंग आने लगती। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा वही कहानी है, बेसिक सी बात ये है, यहाँ पर वही कहानी है, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर के बराबर है, ऊपर से रस्सी से भी बांध के लटकाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये कहीं जाएगा नहीं, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। एज इट इज पैन जो है वो वैसे ही रहेगा जब तक ये पैन बाल्टी के बॉटम पर नहीं बैठेगा और कुछ वजन नहीं होगी इसमें, यानी इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा नहीं होगी, तो दबा नहीं पा रहा है ना, बैठेगा तो दबाएगा तब जाके नीचे जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर आंसर देंगे रिमेन एंड चेंज। हाँ बोलिए। टॉर्क तब लगेगा बेटा जब रस्सी टाइट होती है। यहाँ डेंसिटी 1 है इसीलिए प्रॉब्लम आ गया सर, आ रहा समझ में? रिलेटिव डेंसिटी 1 होने से ये जो है बायोंसी और वेट बराबर हो जाएगा इसका, तो रस्सी टाइट ही नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े, बोलिए आगे। 8 बताना है, बोलो सवाल बोलो। चलिए देखो बेटा, अरे भाई बात नहीं, एक बार समझ लो क्या करना है। हाँ 17। देखिए अच्छा बेटा, क्वेश्चन है प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। देखो बेटा एक टैंक है और वाटर इज 3p। देखिए पानी की ये टंकी है, सुनिए ध्यान से, अरे सुनो, देखो ध्यान नहीं दे रहा ना, न्यूमेरिकल है ना, ध्यान नहीं देगा। नीट वाले तो नोट्स को भी चेक करेंगे, दिखाओ भाई नोट्स, हमारा काम हो जाएगा। ध्यान दो इधर, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर इज 3p, यानी बॉटम पर प्रेशर बेटा 3p है, बॉटम पर प्रेशर 3p है, जहां p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू p है, और बॉटम पर टोटल प्रेशर 3p है, मुंडी ऊपर रखना। If the water is drawn out till the level of the water is lowered by 1/5, बेटा पानी निकाला गया ताकि पानी का लेवल 1/5 से कम हो जाए, यानी देखिए पहले h सॉल्व करिए। h मान लीजिए वाटर लेवल की हाइट h है, तो याद है बॉटम पर प्रेशर हम लोग पढ़ते थे P0 प्लस रो जी एच, यहाँ पर बॉटम पर प्रेशर है 3p और P0 की वैल्यू p प्लस रो जी एच, समझ में आ रहा है? ये p इधर आएगा तो 2p बराबर हो गया रो जी एच। अब क्वेश्चन बोलता है बेटा कि इसमें पानी को बाहर निकाला गया, द वाटर इज ड्रॉन आउट, यानी बाहर निकाला गया, टिल द लेवल ऑफ द वाटर इज लोअर्ड बाय 1/5, यानी 1/5 से कम हो गया। तो 1/5 से कम होने का मतलब h/5 कम हो जाएगा, h/5 कम होगा तो कितना बचेगा जल्दी बताओ? h में से h/5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4h/5 होगा, 4h/5 है अब बस। तो बोलता है प्रेशर एट द बॉटम विल नाउ बी, तो बॉटम पर प्रेशर सृजन, कोई बात नहीं, अभी देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P प्लस रो जी एच, और h कितना 4h/5 है,
अच्छा एक काम करो बेटा, ρgh की वैल्यू क्या मैं 2p लिख दूं? यहाँ पर लिखता हूँ p प्लस 4/5 ऐसे, और ρgh की वैल्यू 2p लिख देता हूँ। और सृजन का आंसर नहीं आया है, गलत बात है भाई। कोई बात नहीं बेटा, देखो देखो 5 और 4 हो जाए 8 5 13 13p/5। देखता हूँ कम बगल आंसर कैसे नहीं आया है, आ गया बी आंसर। गलती कहाँ पर किया पता नहीं, कुछ इधर उधर मिस्टेक हुआ है, कोई नहीं बेटा। आगे बढ़े 15 कौन पूछ रहा है? हाँ है, कौन है? अच्छा 15, हाँ चलिए 4 नहीं दे देना था, आसान क्वेश्चन था ये। हाँ बस बातें कर लो बेटा, बातें कर लो, बातें करने ही तो आए हम लोग। देखिए सभी लोग, अ बकेट कंटेन्स वाटर, बाल्टी में पानी भरा है, फिल्ड अप टू हाइट 15 सेंटीमीटर। एक बाल्टी है बेटा, मुंडी भर करो और बाल्टी में पानी का लेवल 15 सेंटीमीटर है। सब लोग समझना ध्यान से। फिर बोलता है द बकेट इज टाइड टू अ रोप विच इज पास्ड ओवर अ फ्रिक्शनलेस स्लाइड पुली। देखिए बेटा, ये जो बकेट है कम बखत, ये जो बकेट है, अच्छा ऊपर बना दो ऐसे, ये बकेट का हैंडल है, ये पुली से बना हुआ है रायता। देखिए भाई, पहले हम लोग को पुली बना लेना चाहिए ईमानदारी से। बाल्टी हमने देखा होगा ना, और 15 सेंटीमीटर तक पानी इसमें भरा हुआ ईमानदारी से। सुनिए, अब कहता है द बकेट इज टाइड टू अ रोप विच इज पास्ड ओवर अ फ्रिक्शनलेस स्लाइड पुली एंड अदर एंड ऑफ द रोप की दूसरी तरफ इज टाइड टू अ वेट ऑफ मास विच इज हाफ ऑफ द वेट ऑफ बकेट एंड वाटर। बकेट एंड वाटर का टोटल मास m है, तो इसका हाफ है m/2, लाहौर वाला ऊपर। तो बोलता है वाटर प्रेशर एबव एटमॉस्फेयर, प्रेशर एट द बॉटम। तो बॉटम पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताइए, इधर की तरफ एक मास टंगा, इधर की तरफ एक मास टंगा है, तो ये कहाँ जाएगा? ये बाल्टी कहाँ जाएगी पहले बताओ? बाल्टी ऊपर है नीचे? नीचे। मान लो बाल्टी नीचे ए एक्सेलेरेशन से जाएगी, तो ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। और इसमें देखिए पुली बुली देख करके लोग छोड़िए सवाल को। एक्सेलरेशन हम लोग सिंपल एटूड मशीन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कभी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ यशु, बहुत टाइम हो गया यार, एक जमाना हो गया, तुम बहुत अच्छा बनाते थे यार, हम लोग मिस करते हो टाइम को। देखो बेटा, इधर में तो बना लेता था। एक्सेलरेशन क्या होता था? डिफरेंस इन मास अपॉन सम ऑफ द मासेस और इनटू जी। देखो सब चुप है, बोला बोलना ही नहीं है, बात ही खत्म करो। m/2 अपॉन 3m/2 इंटू जी। m/2 से m/2 एक्सेलरेशन कितना आएगा? g/3। अब एक बार मैंने आप लोग को एक कंसेप्ट कराया था। कंसेप्ट ये कराया था कि बाल्टी में पानी जब भरते हैं और ये पूरा बीकर अगर एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, तो बोला था बेटा इसमें ना अगर कभी प्रेशर का डिफरेंस पूछे ना, तो जी इफेक्टिव की जगह g-a ले लेना, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। सृष्टि, हाँ ऊपर लगेगा, तो जी इफेक्टिव g-a। तो देखिए 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 देखिए, ये बाल्टी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ P0 और यहाँ P। नीचे बॉटम पर प्रेशर पूछ रहा कि एटमॉस्फेरिक से कितना ज्यादा है। चलिए, तो P बराबर P0 प्लस ρgh, तो P बराबर P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G की जगह कितना लिखूंगा? G माइनस A की वैल्यू कितना? G/3 और इनटू H। ठीक है, मुझे P माइनस P0 निकालना है। बोला एटमॉस्फेरिक से कितना ज्यादा, तो डिफरेंस ही तो होगा। तो P माइनस P0 बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर 10^3, G में से G/3 जाएगा 2G/3, और हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10^-2। ये और ये कैंसिल, 3 5 जा 15,
5 2 जा 10, 10 into 10 100, 100 into 10 1000, 1000 पास्कल। देखो मिला है, अरे 1 किलो पास्कल 1 केपा। देखना तो ये दिख रहा है, बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन था भाई, बड़ा ही खतरनाक सीखने को मिल रहा है। कभी भी ये मत सोचो कि हमने सवाल तो बनाया नहीं है, मेरा सवाल तो है नहीं, हम क्यों ध्यान दें, हमें क्या जरूरत आन पड़ी है। तो बेटा ये जो सिलेबस है, पहले तो नासा का सिलेबस नहीं है, आप ही के नीट के सिलेबस का सवाल है, और सवाल है तो देख लो सीख लो, आगे कभी मिलेगा तो आपसे बनने लगेगा। तुम लोग अपना जो है, अरे तुम लोग अपना चाय पे चर्चा बंद करो। हाँ बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसके दिमाग में सृजन दीदी ऐसा नहीं है, आई एम नॉट पार्शियल। हाँ 6th वाला देखिए, बड़ा ही एक खतरनाक क्वेश्चन आया बेटा, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए सब लोग आराम से देखिए, मेरे सामने क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है, लैंग्वेज नहीं लिखा रहा इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में डायग्राम है, पहले आप लोग जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है, आप लोग जवाब देने की कोशिश करना। ए बी सी डी। अच्छा अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और ध्यान देना, लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए जवाब देने का प्रयास आप लोग पहले करिएगा, ठीक है। तैयार हो, सुन रहे हो, चलिए। फिगर शोज अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड, लिक्विड से भरा है, जिसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी कितना है, रो। 4 पॉइंट्स ए बी सी डी lie on the diametrically opposite points of a circle, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, diametrically opposite भी है। पॉइंट ए एंड सी लाई ऑन वर्टिकल लाइन, ए और सी वर्टिकल लाइन पर हैं, बी एंड डी लाई ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, बी और डी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ध्यान से देखें। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज पीए पीबी पीसी पीडी आर एब्सोल्यूट प्रेशर एट द रिस्पेक्टिव पॉइंट। इन पॉइंट पे प्रेशर पीए पीबी पीसी पीडी है बेटा, यहां पर प्रेशर पीए, यहां पर प्रेशर पीबी, यहां पर प्रेशर पीसी, यहां पर प्रेशर पीडी। गलत बात चुननी है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ध्यान से सुनना और बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और अब देखिए पहला ऑप्शन मुंडी ऊपर रख के पहचानिएगा, पीडी बराबर पीबी, PA less than PB equal to PD less than PC, PD बराबर PB बराबर PC माइनस PA अपॉन 2। लास्ट ऑप्शन है PD बराबर PB बराबर PC प्लस PA बाई 2। इन चारों ऑप्शन में कौन गलत ऑप्शन है वो हमें चुनना है। बातें मत करो छोड़ दो, बातें मत करो छोड़ दो, 1 मिनट समझो सोचो और ये जवाब देना है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कौन सा सेकंड ऑप्शन, थर्ड वाला गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, ऐसा लोगों ने कहा है। अरुण जवाब तैयार, नितेश और कोई मैदान में, अमित जी आप, एक और अमित जी है वो कहाँ गए, आए नहीं है। हाँ और कोई है, डी, सेकेंड ऑप्शन। चलिए बेटा आप लोगों ने बहुत मेहनत करा और इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपने बहुत मेहनत करा,
मैं यीशु से जवाब दे देता हूँ। यीशु आप कुछ बोलेंगे? बी ऑप्शन लॉजिक है बेटा, रीजन है। एक ही ज्यादा हाइट है, यहाँ से हाइट तो ज्यादा ऑब्वियस, यहाँ से तो हाइट ज्यादा है, बात तो सीख हाइट देखना है, हाइट देखना तो डेप्थ देखना होता है। अरे यीशु एक आज पहली बार सृजन दीदी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। चलो सृजन दीदी एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, डरो नहीं। अरे वो, हाँ बोलो 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 बोलो, अरे वो क्या? चारों ठीक है। हाँ सोनी दीदी बोलिए, एक भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है, सब सही है। अगर मैं एक और रेफरेंस पॉइंट, अच्छा एक मिनट, रेफरेंस पॉइंट वगैरह की बात करिए। चलिए सोनी दीदी का यूनिक आंसर है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक यूनिक है, तो सुन लेना चाहिए। अब बोलो सोनी दीदी। अगर मैं एक और रेफरेंस पॉइंट मानूं तो एक और रेफरेंस पॉइंट, सोनी दीदी ने एक और रेफरेंस पॉइंट माना है। आराम से, हाँ पी ए बोलो दीदी, अरे बोलो डरो नहीं। हाँ तो सी पे जो प्रेशर होगा वो 2 rho g r हो जाएगा। सी पर जो प्रेशर होगा पीए प्लस 2 rho g r। नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेयर। ए पर तो प्रेशर कुछ होगा ना, हाँ ठीक है। तो इनमें जो मतलब डिफरेंस आएगा वो, इनमें जो डिफरेंस आएगा वो 2 rho g r हो जाएगा। 2 rho g r होगा। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। पीए पीसी माइनस पीए इज 2 rho g r। बहुत बढ़िया। और इसको जब डिवाइड बाय 2 करेंगे जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन में, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो rho g r आ जाएगा, जो कि rho g r आ जाएगा। हाँ, और rho g r अगर ए से देखें तो वही बी पे मतलब पीए माइनस पीबी भी rho g r ही आएगा। पीबी माइनस पीए जो कि rho g r के बराबर आएगा पीबी माइनस पीए। हाँ, और वो डी पे भी वही आएगा, तो इस और डी पर भी यही आएगा, पीबी माइनस मतलब पीडी माइनस पीए, यही आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सी तो ठीक है। और मैं सी, एक मिनट, सी सही है, ये सी है सही। बी और डी है। अच्छा चलिए, अब मैं एक काम करता हूँ, गलत स्टेटमेंट पहले छांटता हूँ कि गलत स्टेटमेंट हमें चुनना है। मैं थर्ड की ही बात कर लेता हूँ, थर्ड से स्टार्ट करता हूँ जैसा कि सोनी दीदी करेगी। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो PC माइनस PA इज अपॉन 2 की जो वैल्यू आएगी वही PD की वैल्यू होगी, वही PB की वैल्यू होगी। ये बोला है ना। तो सबसे पहली बात तो ये गलत ऑप्शन हुआ, थर्ड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप यहां तक सोनी दीदी की बात समझ पाए होंगे तो देखिए बेटा, ये आप समझ पा रहे हैं कि PC माइनस PA अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगा rho g r, ये आएगा बेटा। अच्छा, अब B और D पर प्रेशर, देखिए B और D पर प्रेशर तो सेम है, इस बात पे मैं भी एग्री कर रहा हूं। अब देखते हैं B और D पर प्रेशर कितना होगा, तो जितना प्रेशर है इसमें rho g a जोड़ देंगे। तो देखिए B पर प्रेशर हो जाएगा PA प्लस rho g r, होगा कि नहीं होगा? PB इक्वल टू PA प्लस rho g r। तो यहां पर बेटा PB माइनस PA इक्वल टू rho g r होगा। तो हमारा जो प्रेशर यहां पर होगा, B पॉइंट पर जो प्रेशर होगा PA प्लस rho g r होगा। मतलब rho g r की वैल्यू अगर मैं लिखूं, या एक काम करो, थोड़ा सा सुनो, PB इज इक्वल टू होगा PA और rho g r की वैल्यू मेरे पास ये है ना, PC माइनस PA बाई 2, या पुट कर दो PC माइनस PA बाई 2। ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लूं तो 2PA आ जाएगा, 2PA आ जाएगा, 2PA माइनस PA दैट इज PA प्लस PC बाई 2। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ सर, PB की वैल्यू PC प्लस PA बाई 2 होगा, लेकिन PB की वैल्यू PC माइनस PA बाई 2 के बराबर नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन तो ठीक है, ये देना नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, यही हमें देना है। PD बराबर PB सही है। PA सबसे छोटा प्रेशर, PC सबसे बड़ा प्रेशर, PB का प्रेशर PC से छोटा, PA से बड़ा, और PB और PD बराबर है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला।
अच्छा दीदी एक बात बताओ, ए पर प्रेशर कम नीचे गया, बी पर प्रेशर ज्यादा और सी पर प्रेशर सबसे ज्यादा। वही तो है, ए पर प्रेशर कम, फिर बी पर गए ज्यादा, फिर सी पर गए सबसे ज्यादा। तो बी और बी पर प्रेशर इक्वल है तो बराबर नहीं आएगा। अरे यार, अरे आया, जल्दी बताओ। सोनी दीदी चारों ऑप्शन बोल रही थी, कोई गलत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, स्टूडेंट से ही तो गलती होती है। हाँ बोलो, क्लियर? सर नॉर्मल प्रेशर में एब्सोल्यूट प्रेशर में कोई खास एक ही बात है। और बोलो, लेवल थर्ड का 9 शांति। देखो भैया शांति रखो, हम लोग क्या रखते हैं बेटा? शांति। देखो देखो प्यारे बच्चों, देखो आज मतलब ना न्यूमेरिकल करा रहा हूं ना, तो बस इधर ध्यान दो, बातचीत बंद करो। चाचा बातचीत बंद करो। देखो, अ बोट हैविंग लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर है भाई। एक बोट है जिसकी लेंथ 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते ताकि आप लोग ध्यान से सुन सकें। इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक, भैया तालाब में तैर रहा है। अरे तालाब में नाव तैर रही है, ठीक है, मुंडी ऊपर रख के। द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट। जब एक आदमी बैठता है तो ये बोट 1 सेंटीमीटर नीचे डूब जाती है। आदमी का मास बताए। देखो यार बहुत सिंपल सी बात, ऐसे समझो कि ये नाव को ऐसे समझ लो बेटा, मुंडी को ऊपर रख के, मुंडी को ऊपर। हाँ, और मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए ये नाव 1 सेंटीमीटर अंदर चली जाती है जब एक आदमी इसके ऊपर बैठता है। तो कह रहा है इस नाव की लेंथ है 3 मीटर और ये जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है और 1 सेंटीमीटर अंदर पानी में चला गया जब ये आदमी बैठता है। तो आदमी का वजन बताना है, यानी बोट को मास से समझ के चलेगा। आदमी का वजन नीचे mg, बोट के नीचे अंदर डूबने से बायोंसी ऊपर, और b शुड बी इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है जल्दी बताओ? मास ऑफ द मैन, ठीक है ना। तो बायोंसी इज इक्वल टू mg। अब बायोंसी का फार्मूला क्या होता है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g। सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। 3 2 जा 6 और हाइट सेंटीमीटर में है तो 10 पावर -2 कर लो, ठीक है। ये दोनों तो ऐसा यूनिट में है, ये 1 सेंटीमीटर है। अरे समझ में आ रहा है ना, यूनिट की बहुत बड़ी औकात है। इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3 इनटू g बराबर m इनटू g। g से g खत्म, g m बराबर 3 में से 2 गया 1, 60 kg का ये आदमी ईमानदारी से। आई बात समझ में? और बोलो, कौन बोला? 44 40। तुमने लेवल 3 बनाया ना, सही है। लेवल 2 बहुत टफ है। बस अभी दिल्ली पुलिस सेवा में है, टेंशन आ जाएगा। मिटा दो बेटो। सृजन दीदी के सवाल, ए शांत रहिएगा, बोलो सृजन। अरे नहीं पूछो ना, अरे ये लोग बात कर रहे थे तो मैंने बोला कि भाई शांत हो जाओ, माइंड मत क्या करो। देखो तुम दिल पे ले रही हो। अरे सवाल पूछो, इसी में डाउट है बेटा। हाँ तो बोलो, लिखा हुआ है बेटा, टीचरों की बातों को दिल पे नहीं लेते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, A hole is there in bottom of the tank। देखिए बेटा, टैंक के बॉटम पर होल है, मुंडी ऊपर रख के। सब लोग ध्यान से,
टैंक के बॉटम पर होल है, हैविंग वाटर, पानी भरा हुआ है मुंडी पर रख के। इफ टोटल प्रेशर एट द बॉटम इज, जानते हो बेटा ये सवाल ऐसे है दरअसल कि पानी भरा हुआ है, अभी होल ओपन नहीं किया मैंने, अभी होल ओपन, अरे देख रहे हो ना, पता नहीं कहां पर। अब लिखो बेटा, लिखो शेप ऑफ मेनिस्कस, देखो तुरंत तैयार, अटेंटिव मोड, सावधान मुद्रा में, कॉपी पे निकल जाएगा एकदम। शेप ऑफ मेनिस्कस जो नहीं लिखा वो लिखने लगेगा। आप पढ़ाओ सर का शेप ऑफ मेनिस्कस पढ़ाओ। अरे यार जो मेन पॉइंट है वहां पे तुम लोग ऊँग रहे हो, ऐसे बैठा हुआ नीचे देख रहा है, मतलब ही नहीं है। ऊँगने का मतलब होता है जैसे मनोज कुमार सिंह समझता होगा, जैसे भैंस पगुराता है ना, भैंस पगुराता है ना भाई, गांव के वो, गांव का जो गांव का वो जानता है भाई। केवी गांव का तो है नहीं, केवी गांव का है नहीं। गांव ऐसे देखो, केवी को कोई देख के समझ जाएगा इस शहर में लगा है, नहीं देखेगा शर्ट वर्ट के बटन आगे से बोले भी अंदर टी शर्ट, तो ये समझ जाएगा। ऐसा गांव में रहेगा तो शर्ट उतार के बोल देगा तुम टी शर्ट भी ठीक लग रहा है, शर्ट मुझे दे दो, ठीक है। अच्छा क्या है, तो जो गांव से बिलोंग करता है वो जानता होगा कि भैंस बैल पगुराते हैं, पगुराते हैं ना। अच्छा बैल नहीं है, देखो ये दोनों भाई साहब, ये तो स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ी मानना पड़ेगा। कितने भैंस है तुम्हारे यहाँ? दो भैंस है, और गाय 3 गाय है, 3 गाय 2 भैंस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा घर में बड़ा अच्छा रहता हुआ माहौल। चलो ठीक है, बेटा शांत रहिए, शांत। अब बेटा यहाँ पर सुनिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 और अभी बॉटम पर होल जो है वो ओपन नहीं किया है, तो प्रेशर बोल रहा है 3 atm है। ऐसा कहने से आपको पता क्या मिल जाएगा, अगर बॉटम पर प्रेशर दिया, कौन बोला इधर से? नितेश ने सही बोला, वेरी गुड। बॉटम पर अगर 3 atm प्रेशर दिया है तो आपको ये हाइट पता चल जाएगा, है ना। अब अगर ये होल ओपन किया जैसे ही, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? √2gh, यानी h चाहिए, h के लिए सारा ये 3 atm बॉटम पर है, तो 3 atm बराबर होगा 1 atm। अरे लिख देता हूं भाई, बॉटम पे प्रेशर P बराबर P0 + ρgh लिखेंगे, ये 3 atm 3 × 10⁵ पास्कल होगा, ऐसा ही बदल दिया, 1 atm 10⁵ पास्कल, ठीक लिखा ना, ध्यान नहीं देता। 10⁵, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁵, g की वैल्यू 10 ले लो, और इनटू h। अच्छा देखो बेटा, 10⁴ कट जाएगा ना, ये 3 10 या 30 में से 10 जाएगा तो 20 बराबर कितना होगा h की वैल्यू 20 मीटर आ गया, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स पूछ रहा है √2gh। जब यहाँ पे होल ओपन करेंगे तो कितनी तेजी से पानी निकलेगा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं इसको। और क्या होता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला? √2gh। तो √2g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 20 और 20 400 का √400 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। डरने का नहीं भाई, डरने का, हाँ। और बोलो, दिल्ली पुलिस आ रही है। 1 मिनट जरा सोनी दीदी, लेवल 2 में आप बोल रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, परेशान मत होना बेटा, इट्स मी। सवाल पूछो, दिल्ली पुलिस आ रही है ना, परेशान मत। बिल्कुल, पहले 3 बता दो ना, देखो पहले 3 नंबर। अच्छा पूछने वाले यही 4-5 लोग हैं, बाकी जनता ये देखने आती है कि लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। अच्छा यहाँ पर बैठे कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई या रिलेटिव आर्मी में है? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जी कौन है? भाई भी है और भाई है, और तुम्हारे? अरे वाह, चाचा। और तुम्हारे? पूरा खानदान? पापा भी है? पापा आर्मी से रिटायर हैं, भैया भी होंगे आर्मी में?
बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। अच्छा तुम्हारा एक बात बताओ, तुम एफएमसी के लिए बड़े प्रबल दावेदार हो। एफएमसी आप फोर्स मेडिकल कॉर्प सुना होगा, उसमें जो है मतलब आर्मी पर्सन के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रेफरेंस मिलता है शायद। और किसके हैं तुम्हारे, कौन है भैया है, कहाँ पोस्टिंग है, इंडिया में ही है ना, नहीं बाहर भी रहते हैं, कश्मीर। अच्छा बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पूछने का मतलब सिर्फ इतना ही था बच्चों। अच्छा दीदी जैसे वो फाइटर हैं, आप भी तो अपनी जगह पे एक फाइटर ही हैं। अच्छा फाइटर कैसे, आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि और जो आर्मी वाले होते हैं उनसे जरा कभी बात करिए, जैसे किसी के भैया, किसी के चाचा, किसी के पापा आर्मी में है, उनसे जरा बात करना और सिर्फ एक लाइन पूछना, जब आप नॉर्मल इंसान हैं और आपने आर्मी ज्वाइन करा, पहले दिन जब आप ग्राउंड पर गए तो आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पे जो ट्रेनिंग कराते हैं, है ना, उस कैंप के अंदर, उसमें उन्होंने पहले दिन क्या स्पीच दिया था जिससे आप लोग को इतनी तेज एकदम अग्रेसिवनेस आपके अंदर हमेशा रहती है। और मतलब एक बार हम लोगों ने पिक्चर भी देखा था, ये वाला उड़ी था कि उड़ी था, जो भी था उड़ी। अच्छा उसमें ना एक बात में बड़ा अच्छा एक बात बताया था, वॉर क्राई होता नहीं, बोलता वॉर क्राई, वॉर क्राई होता कि नहीं होता है। वॉर क्राई में क्या होता है, जोर से वो चिल्लाने की प्रैक्टिस करवाते हैं, चिल्लाओ जोर से, है ना, आराम से, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। हाँ पहले सुन, मतलब की बात सुन। अच्छा सुनिए, उसमें क्या होता है बेटा, ट्रेनिंग जब होता है तो पहले दिन ये लेक्चर दी जाती है, ज्यादा लंबा नहीं, 5-10 मिनट ही बोला जाता है कि जितना तुम ग्राउंड पे पसीना यहाँ बहाओगे, जितना तुम यहाँ ट्रेनिंग पर ध्यान दोगे, बॉर्डर पे तुम्हारा खून उतना ही बहेगा, मतलब कम बहेगा बॉर्डर पर उतना ही कम खून बहेगा। और बोला जाता है जैसे कोई बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि मतलब दिखाना चाहता है अपने आप को, तो बोलता है मैं देश के लिए जान दे सकता हूँ, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी जान की कोई वैल्यू है हमारे लिए, कुछ नहीं है। अरे कहते जान देने के लिए नहीं जा रहे हो, तुम जान लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तुम मर जाओगे उससे क्या हो जाएगा, तुमको जान देना नहीं है, जान लेना है। हाँ जब जरूरत हो तो अपने कंपनी के आदमी को बचाने के लिए तुम कुर्बानी दे सकते हो, लेकिन जान देने के इरादे से नहीं जाना है, जान लेने के इरादे से जाना है। तो कितनी अच्छी बात बताता है। और उसके बाद उसी लाइन से पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, साल भर, 2 साल, 3 साल, जितने साल की ट्रेनिंग होती है, जितने महीने की ट्रेनिंग होती है वो कराते हैं। और मन में एक ही बात दिमाग में रहता है, यहाँ से कश्मीर जाना है या उधर आसाम जाना है, चाइना बॉर्डर पे जाना है, रायता फैलेगा, मौका लगेगा, अटैक होगा हम पे। और आए दिन तो हम लोग अखबारों पढ़ते ना, कोई वो शहीद हो गए, कोई वो शहीद हो गए, बड़ा अजीब सा बुरा लगता है कि भाई कोई परिवार के सदस्य होंगे भाई, उनके साथ ये घटना हुई। लेकिन बेटा ये आर्मी मिलिट्री वालों को ये मेंटली बहुत प्रिपेयर कराया जाता है कि भाई तुम ट्रेनिंग ठीक से करो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो, खूब जान लगाओ इसमें, खूब पसीना बहाओ, और तब उनका बॉडी इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमारी आर्मी पूरे विश्व में सबसे बहादुर आर्मी मानी जाती है ना, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का कंसेप्ट ही इतना बढ़िया है। आप भी एक फाइटर है, नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं, और नीट के एग्जाम में 16 लाख 17 लाख के बच्चों के बीच में आपको एक अपना स्थान बनाना है। तो फाइटर में ट्रेनिंग ये जो चीजें चल रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है आपका। और इसमें जितना ज्यादा आप मेहनत कर लेंगे नीट के एग्जाम में, आपको उतना ही कम कष्ट होगा। और अगर आप अभी नहीं जानते हैं, आपका नींद अभी नहीं टूटा है, तो नीट के एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा, और उस दिन सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं होगा। 3 घंटे में आपका रास्ता फैल गया, नहीं समझ में आया, उस दिन कुछ भी कहते हैं ना कि रिवाइंड बटन नहीं है, रिप्ले कर लो और ठीक कर दें, वो नहीं संभव है। इसलिए ये सब जो डिस्कशन होता है, बल्कि ये डबल जोश से सबको बना के लाना चाहिए था। कल ही मैंने बोला था ये सब लोग बना के लाना, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए पूछने वाले केवल 3-4 लोग हैं। अगर ये 3-4 एब्सेंट हो जाए किसी कारणवश,
फिर तो क्लास में आओ तो बेटा डाउट है, सन्नाटा, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल चुप। तो हमारा भी मोरल डाउन होता है, मतलब कम वक्त तो इतना पढ़ाते हैं और तुम लोग क्वेश्चन बनाने पे पीछे हटते हो। गलत बात है नहीं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइए सवाल। अब थोड़ा सा जाग चुके हो तो बनाइए, वरना नीट में फेल हो जाइएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा, साफ बोलता हूँ। अभी भी वक्त है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने आप को इतना नेगेटिव मत मानिए, सवाल बनाइए, बनने लगेगा। अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 cc इज इमर्स्ड, एक बॉडी जिसका वॉल्यूम 100 cc है उसे डुबाया गया जस्ट कंप्लीटली इन वाटर कंटेंट इन अ जार। जार में मतलब एक बर्तन में पानी भर दो और उसे डुबाओ, ठीक है। देखो एक जार है, जार में पहले पानी भरा हुआ है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जैसे हम बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं, यही आपको प्रैक्टिस से तो सीखना है। एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम 100 cc से इमर्स किया गया जस्ट कंप्लीटली, यानी ऐसे करके बेटा, ऐसे करके इसका 100 cc वॉल्यूम है, इसे डुबाया गया जस्ट कंप्लीटली, ठीक है, जस्ट कंप्लीटली इन वाटर कंटेन्ड इन अ जार, जार में पानी भरा, इसमें डुबाया गया। द वेट ऑफ वाटर एंड द जार बिफोर इमर्शन ऑफ द बॉडी वाज 600 ग्राम। अभी बेटा वेट मेजर किया गया, जब इसमें बॉडी नहीं डुबाया गया था तो 600 ग्राम था, इसमें पानी और जार दोनों का वेट इंक्लूड है। अब बोलता है आफ्टर इमर्शन द वेट ऑफ द वाटर एंड द जार विल बी। देखो जब आप इसे डुबाओगे, यहां पर इसकी डेंसिटी नहीं मालूम है, बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 cc, बस इमर्स्ड जस्ट कंप्लीटली इन वाटर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तैर रहा है यहां पर ना। एक मिनट 600 है क्या? 600 आंसर ही नहीं है। रुक जाओ, एक मिनट। अगर ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट का केस हुआ ना, जस्ट कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। एक मिनट, रुक जाओ, फ्लोट कर रहा है। अच्छा बेटा आपको याद हो, अभी क्वेश्चन सेक्शन में पूछा था तराजू वाला, जिसमें बीकर में हमने एक ऐसे बॉडी को डाला था जिसकी डेंसिटी वाटर के बराबर था और उसको धागे से बांध दिया था पेन से, तो वहां पे जो रीडिंग था वो कुछ मतलब सेम था ना, रिमेन्स अनचेंज था ना। अब यहाँ पर अगर मैं डुबाऊं तो बायोसी mg के बराबर है, बायोसी mg के बराबर है, और यहाँ पर बायोसी जो होता है बेटा, बायोसी कौन लगा रहा है? ये लिक्विड, ये वाटर, इस पर। अच्छा बायोसी क्या होगा? सबमर्ज्ड वॉल्यूम 100 cc, 100 cc इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम में आंसर आएगा, इंटू जी अपॉन एम इंटू जी, तो जी से जी कट गया, एम बराबर 100 ग्राम, 100 ग्राम का ये बॉडी है, 100 ग्राम और पहले से 600 ग्राम 700 ग्राम, रीडिंग 700 ग्राम। फिर उस क्वेश्चन का जवाब गलत है क्या? 600 ही होना चाहिए ना। ये तो 700 ग्राम ठीक है, अब उस वाले क्वेश्चन में था ये वाला 700 ग्राम होगा आंसर, लेकिन वो जो तराजू वाला था, एक मिनट रुकना बेटा, जो तराजू वाला क्वेश्चन था आपने देखा था, सबसे पहले आते ही वही सवाल डिस्कस हुआ था, जिसमें कि तराजू में ये यहाँ पर मिड पॉइंट, यहाँ पे ये पैन होता है और ये पैन एक इधर भी था, उस पैन में ये बीकर यहाँ पर था जिसमें पानी भरा हुआ था और धागे की मदद से यहाँ पर एक बॉडी टांग दिया गया था, और जैसे इसकी डेंसिटी वाटर के बराबर आ रही, क्योंकि जस्ट फ्लोट का मतलब ही होता है, ये कंडीशन मैंने फ्लोटेशन में कराया था कि जस्ट फ्लोट का मतलब होता है वही जस्ट फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी लिक्विड के बराबर है। तो यहाँ भी वही केस है, यहाँ पर ये जस्ट फ्लोट का केस हुआ, ये मतलब बॉडी डुबाओगे ना तो ये पानी के ऐसे बिल्कुल यहाँ पे सरफेस पे रहेगा, टच करेगा बिल्कुल, जस्ट सिंक या जस्ट फ्लोट वाली केस है, और धागे से बांध दिया ऐसे करके। तो बोलता है कि यहाँ पर
ये जो है नीचे नहीं जाएगा, आंसर था रिमेन अनचेंज, देखना जरा आंसर में रिमेन अनचेंज। जबकि यहाँ पर जब हम ऐसे डालेंगे तो इसका पूरा बैलेंस का रीडिंग तो बढ़ जाएगा ना। अरे देखो 700 ग्राम आ रहा, सही बात है, एक मिनट रुको, अरे रुक जाओ। जब यहाँ पर इस बॉडी को, वैसे भी पानी में अगर हम पानी ऐड करें, कोई बॉडी डालेंगे तो जाहिर सी बात है बायोंसी लगेगा, और बायोंसी कौन लगाता है, लिक्विड, तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा, ये दबाएगा सरफेस को। जैसे हम किसी सरफेस पर कोई बॉडी रखते हैं, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखते हैं तो वजन सरफेस पे बढ़ जाता है। उसी तरह पानी है, पानी भी तो एक सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पर ये बॉडी रखा है, यहाँ पे टिका हुआ है, तो ये इस पे रिएक्शन फोर्स लगा रहता है, रिएक्शन भी कर रहा होगा तो वजन बढ़ेगा। 700 ग्राम क्या सही है, 600 ये और 100 ग्राम ये, फिर ये आंसर यहाँ पे गड़बड़ है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ तो जब नीचे जाएगा तो बढ़ेगा रीडिंग, तभी तो बोलेंगे। ये बैलेंस है, 5 किलो का मान लो है, तो 5 किलो का बाट मैंने रखा हुआ है, अब यहाँ पर बॉडी डुबाया, रस्सी से बांध दिया, तो अगर वही रहेगा तो 5 किलो तो यही रहेगा ना बाट। तराजू में एक तरफ झुकता तभी तो हम कम या ज्यादा बोलते हैं। या यहाँ पर बेटा ये बात तो क्लियर है कि जब ये बॉडी हम डुबाएंगे तो रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि बायोंसी लगेगा, और कौन लगेगा, वाटर। बायोंसी का अंदर रिएक्शन भी लगेगा, एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन हो रहा है, रीडिंग बढ़ेगी, नीचे जाएगा। स्केल पेन से बांधने का मतलब क्या होता है, इसी स्केल पेन में कोई लफड़ा है, स्केल पेन से बांधा तो उससे क्या फायदा होगा, स्केल पेन से बांधा उससे क्या होगा, इसका रीजन कुछ और होगा, वो रीजन गलत है, इसका रीजन कुछ और होगा बेटा, तराजू वाला रीजन कुछ और होगा। कि तराजू वाला क्वेश्चन सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि तराजू नीचे की ओर क्यों नहीं जाता, अगर मैं इसमें बीकर में बॉडी डाल दूं और रस्सी बांध करके यहाँ अटैच कर दूं स्ट्रिंग को, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीजन कुछ और होगा। वो रीजन किसी को समझ में आ रहा है, मेरे को तो अभी मैं सोच रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आप भी सोचो, एक मिनट आप भी सोचो, इसका रीजन क्या होगा। आंसर दिया रिमेन अनचेंज, बोलो बेटा बोलो। रस्सी टाइट नहीं होगी, रस्सी टाइट नहीं होगी, रस्सी लूज रहेगी। ओ हाँ हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ गया। अब पूछो कैसे, क्या समझा मैं। अच्छा देखो एक बात बताता हूँ, हाँ अरे रीजन सुन लो, रीजन सुनो। अच्छा देखो ये यस ये रिमेन अनचेंज रहेगा, यहीं पे रहेगा, और रीजन सुनो कैसे, रीजन सुनो। एक्चुअली क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इसका जरा लैंग्वेज पढ़ो, सुनो शांत, सोनी दीदी एक सेकंड सुनिए, इसका रीजन मैं बताता हूँ। पहली बात बेटा, एक मिनट सुनिए सभी लोग, एक तो पहले ये कंसेप्ट बना लीजिए कि अगर कभी बीकर में पानी भरा है और इसकी रीडिंग अगर कुछ आ रही है, अगर इसमें कोई बॉडी फ्लोट भी करेगा तो भी रीडिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी को तुम पानी में डुबाओगे तो वो किसी वेट से पानी के सरफेस को प्रेस कर रहा है, और ये ऊपर की तरफ बायोंसी लगेगा, और ये बायोंसी बॉडी पर लगेगा, और रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगा, पानी का सरफेस लगाएगा, नहीं लगाएगा, तो इसका रिएक्शन भी हुआ, इसीलिए इसकी रीडिंग बढ़ेगी। कभी आपसे सवाल अगर पूछे, एक गिलास पानी है और इस पानी में आप उंगलियों को डुबाते हैं, उंगलियां डुबाते हैं पानी में, बोलेगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग रिमेन अनचेंज या बढ़ेगा, तो बोले उंगलियां डुबाएंगे आप, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? जब भी आप उंगलियां डुबाएंगे, उंगलियां डुबाने पर कोई भी बॉडी आप डुबाते हैं बेटा, तो यहाँ पर इस पर बायोंसी लगेगा, और बायोंसी लगने का मतलब होता है कि ये यहाँ पे बायोंसी लगने का एक्शन होगा, और एक्शन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ेगी। उंगलियां डुबाने पर भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ेगी। अगर आप बोलते हैं कि एक गिलास है और गिलास में पानी है और बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो यहाँ पर रीडिंग बढ़ जाएगा। रीडिंग पहले 600 ग्राम था 700 ग्राम हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा।
तो आप यहाँ पर बॉडी को जब भी पानी में डालेंगे रीडिंग बढ़ेगी। अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनिए, कहानी क्या है ये समझिए, कहानी क्या है इस क्वेश्चन का ये समझिए। अच्छा बेटा अब एक चीज समझो, थोड़ा सा आपको एक फील आएगा। अच्छा बेटा ये एक बीकर है, इसमें आपने ये बॉडी देखा, बात मत करो बिल्कुल। अब ये कोई बॉडी है, इसकी डेंसिटी वाटर के बराबर है। जब आप इस बॉडी को यहाँ बांध छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे रहेगा, इसको आप बोलते हैं जस्ट फ्लोट या जस्ट सेम। अब बेटा यहाँ पर रस्सी से आप यहाँ बांध दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये स्प्रिंग बैलेंस है। अभी आप ये कहेंगे कि सर रस्सी तो लूज होगी, रस्सी टाइट नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहेगा, वही है जहां वही रहना चाहेगा, टेंशन नहीं होगा। यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस में जैसे इसे डुबाएंगे, मतलब यहाँ पानी में डुबाएंगे, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ेगी। ओके, अब अगर बीकर को मैं जरा सा नीचे खिसकाऊं, तो बीकर को जैसे नीचे खिसकाऊंगा तो ये जो ब्लॉक है वो तो रस्सी से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जब बीकर को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये पानी से बाहर आ जाएगा। पानी से क्या आएगा? बाहर आ जाएगा। अब पानी से बाहर आएगा तो रीडिंग वापस वही नॉर्मल, पहले मान लो 600 था, पानी प्लस बीकर 600 था, इसके डुबाने से 700 ग्राम रीडिंग आ रही है। अब बीकर को अगर नीचे ले जाओगे तो ये बॉडी बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो वापस से 600 ग्राम पे आ जाएगा। यही बात है, यहाँ पर क्या है कहानी जरा सुनिए। अब मैं क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही बात है। अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज बैलेंस्ड ऑन द पैन ऑफ अ कॉमन बैलेंस। ये कॉमन बैलेंस यानी ये तराजू है। और बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसको आपने कॉमन बैलेंस है ये, जिस पर आपने इसे ऐसे करके रख दिया। अब ये बीकर है, इसमें हमने पानी भर दिया और इसको आपने यहाँ पर मान लीजिए कि W वेट से इसे आपने बैलेंस कर दिया। ओके, a beaker containing water is balanced on the pan of a common balance। अब बोलता है a solid of specific gravity 1, specific gravity 1 का मतलब वाटर के बराबर है ये, and mass 5 ग्राम is tied to the arm of the balance। arm of the balance यानी बैलेंस के आर्म से बांध करके उसको और फिर बीकर में वाटर में डुबाया गया है। बोलता है इन वाटर द स्केल पैन विद द बीकर। अच्छा बेटा मेरे को जहां तक ये लग रहा है कि ये बीकर ऐसे करके डुबाया है, ये वाला केस मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब ये नीचे जाएगा तो ये बॉडी रस्सी से बंधे होने की वजह से यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है सॉलिड ऑफ इस पे, क्योंकि ये वाला केस होना चाहिए, जैसे ये नीचे जाएगा तो ये बॉडी ऊपर आ जाएगा और ये W वही है, जैसे 5 kg है अभी 6 kg का हो गया तो 6 kg बाद नीचे आएगा, ये बॉडी जैसे ऊपर जाएगा क्योंकि बिल्कुल फ्लोट कर रहा है, जस्ट फ्लोट वाला केस है, जैसी तरह से ऊपर जाएगा तो वेट कम होने लगेगा, कम हो जाएगा, और इधर 5 kg इधर 5 kg आ जाए तो वापस ऊपर आ जाएगा, तो नीचे जा ही नहीं पाएगा, नीचे जाना चाहेगा लेकिन फिर ऊपर ही आ जाएगा। ऐसा करके मुझे लग रहा है, रुक जाओ। सॉलिड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 एंड मास 5 ग्राम इज टाइड टू द आर्म ऑफ द बैलेंस। आर्म इसको कहते हैं, ये लेफ्ट आर्म ये राइट आर्म है ना, सॉरी राइट आर्म ये लेफ्ट आर्म, आर्म इसको बोलते हैं। आर्म से बांधा गया है और फिर इस बॉडी को यहाँ टांग दिया गया है रस्सी को। अभी रस्सी में टेंशन क्या होगा? 0। वजन तो बढ़ गया, इधर वजन तो बढ़ गया, वजन बढ़ेगा तो नीचे जाएगा, और जैसे नीचे जाएगा रुको, अगर ये वाला होता ना, स्प्रिंग बैलेंस होता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, स्प्रिंग बैलेंस होता ना तो दिक्कत नहीं था। अगर ये बॉडी यहाँ टंगा है ऐसे करके ऐसे, अगर बीकर नीचे जाता तो ऊपर आता तो वापस आ जाता, ऊपर ये हल्का हो जाता वापस आ जाता। A solid of a specific gravity 1 and mass 5 gram is tied to the arm of the balance। and immersed in water contained in the beaker। बीकर में जो पानी उसमें डुबाया गया। The scale pan with the beaker। scale pan ये हुआ with the beaker। ये स्केल पैन का इधर वाला पैन जिसमें बीकर है, वो बोल रहा है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। यहां बांधने से कुछ ना कुछ केस ये लग रहा है कि जैसे ही नीचे जाएगा तो ये पानी से बाहर निकल जाए तो हल्का होगा वजन, फिर ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ केस होना चाहिए इसमें। तो एक काम करो ना यार,
मैं इसका रीजन अगले दिन ढूंढ के बता दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। वैसे आप लोग भी जरा ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा जरा गूगल वगैरह करके देखिएगा, तो शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए। बोलो क्लियर। इस सवाल में बस इसी सवाल का जवाब को देना है बस। और बोलिए लेवल 3 में और कौन सा, लेवल 2 में और बताओ बेटा है, जेई में 6th वाला क्वेश्चन है, लेवल 3। जेई में 6th वाला क्वेश्चन, 6। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये है जेई में 2013 का सवाल, जेई में 2013। और सवाल क्या है जरा ध्यान देते हैं प्लीज, मुंडी पर कर लो। 6 क्वेश्चन था ना बेटा, हाँ। A uniform cylinder of length L and mass M having cross sectional area A is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring such that it is half submerged in a liquid of density sigma at the equilibrium position। ये सिलेंडर बेटा, और ये सिलेंडर का लेंथ पहले तो L दिया है, मास M दिया है, समझ में आ रहा है। सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड मास M हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, बेटा प्लीज सुनिए ध्यान से, इज सस्पेंडेड विद इट्स लेंथ वर्टिकल, इसका लेंथ वर्टिकल है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ मासलेस स्प्रिंग। देखिए मासलेस स्प्रिंग से इसे आपने ऐसे अटैच करके सस्पेंड कर दिया, सच दैट इट इज हाफ सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, आधा लेंथ इसका लिक्विड में डूबा हुआ है, और इस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दी गई है। प्लीज सुनो, बातें करो, ओके। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। द एक्सटेंशन x नॉट ऑफ द स्प्रिंग, बताना है कि इस इक्विलिब्रियम में अगर है तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना होगा, यानी फाइंड x नॉट, एक्सपेंशन है, फाइंड x नॉट। x नॉट हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे सर इस पे फोर्सेस देखो, mg नीचे की ओर लगेगा, बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा, और स्प्रिंग एक्सपैंड है तो स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर ही लगेगा ना। अब ऊपर की तरफ कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2, और नीचे की तरफ mg, तो Fs प्लस b बराबर क्या हो गया, mg। चलिए Fs की वैल्यू k तो दिया नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट k के टर्म्स में, ठीक, तो kx नॉट होगा स्प्रिंग फोर्स, पढ़े ना हम लोग। अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल से x नॉट डिस्टेंस एक्सपैंड हो जाता तो kx नॉट। बायंसी फोर्स क्या होता है, सबमर्ज वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम डूबा हुआ है, एरिया इनटू, और आधा डूबा, आधा मतलब क्या हुआ L/2, तो सबमर्ज वॉल्यूम A इनटू L/2 इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा इनटू G बराबर, और मास के टर्म में, ठीक, mg, ठीक है। तो मेरे को x नॉट अगर निकालना है बेटा तो ये चीज उधर जाएगा, तो mg माइनस AL सिग्मा G अपॉन 2, ठीक है ना। इसमें कॉमन लिया है mg/k, सब में लिया कॉमन। देखो एक काम करो, mg कॉमन ले लो तो 1 माइनस, यहाँ g तो है m नहीं है तो m डिवाइड में जाएगा, AL सिग्मा बाई 2m, ठीक है बेटा। अब x नॉट निकालना है तो mg/k ब्रैकेट में 1 माइनस AL सिग्मा अपॉन 2m, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। क्या मॉड्यूल नहीं है अगला, बोलो अगला 58, लेवल बताओ। इसमें AIPMT 2015, देखो AIPMT 2015 देखते हैं बेटा, मिटा रहा हो ये सबके समझ में आ गया ना। अरे बताओ, हाँ वो देखो बेचारा सो गया। लिखो बेटा शेप ऑफ मेनिस्कस, मिटा दे। चलो एक काम करते हैं, कल सवाल कराए, थोड़ा पढ़ा दे सवाल, सवाल करा दें। लिखो शेप ऑफ मेनिस्कस, पढ़ते हैं।
बताता हूँ बेटा, कल भी कराऊंगा, डोंट वरी। सवाल आप डेली पूछो, कल भी मैं बोलूंगा कि सवाल जिनको पूछना है। सुनो एक बात और सुनो बच्चों, एक बात सुनो, क्वेश्चन बनाओ, वरना लास्ट के टाइम पर तुम क्या करोगे समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि क्या करें हम, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। कल सभी लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और सरफेस टेंशन का मिक्स्ड डाउट पूछेंगे। सरफेस टेंशन भी कल पूछ सकते हैं। अभी सरफेस टेंशन जितना भी पढ़ा पाएंगे पढ़ा करके खत्म कर सकते तो करेंगे, तो अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा सभी लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन, सरफेस टेंशन क्वेश्चन करके आइएगा, कल सवाल जरूर पूछिएगा और बना के आना भाई। चलिए पढ़ते हैं। तो यहां पर बेटा शेप ऑफ मेनिस्कस हम लोग पढ़ रहे थे। शेप ऑफ मेनिस्कस ध्यान दीजिए, यही टॉपिक लिखा था हम लोगों ने, लिखा था ना। चलिए ध्यान दीजिए भाई, और बातें नहीं। शेप ऑफ मेनिस्कस में ये कहानी है बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। हम जब भी कैपिलरी या फिर कोई भी कंटेनर में हम लिक्विड को भरते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिए बेटा ध्यान से। जैसे मान लीजिए बेटा मेनिस्कस का शेप आपको कैपिलरी में बहुत अच्छे से दिखाई देगा, मेनिस्कस का शेप कैपिलरी में आपको सही से दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए पानी का ग्लास है, इसमें आप पानी भरते हैं, तो देखिए बेटा जब आप पानी भरते हैं, लिक्विड ऐसे भरते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो ये जो लिक्विड का सरफेस है ये आप देख रहे हैं, फ्री सरफेस, सरफेस टेंशन इसमें स्टेज मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, पढ़ चुके हैं। और बेटा यहाँ पर ये जो भी कंटेनर या वेसल है उसका ये वॉल बना रहा हूं मैं, ठीक। अब जरा गौर से सुनना बेटा, ये जो सरफेस का ये जो पॉइंट है जो कि सॉलिड वॉल के कांटेक्ट में है, लिक्विड सरफेस का ये पॉइंट देखिएगा ध्यान से, लिक्विड के सरफेस का ये पॉइंट जो सॉलिड वॉल के बहुत ही क्लोज है कांटेक्ट में, इसको जरा देखिए ध्यान से, इसको जरा देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को देखिए। ये जो पॉइंट है वो अपने तरफ इधर की तरफ सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, इधर ये वाले जो है पानी के दूसरे मॉलिक्यूल हैं, वो इस पे कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, इधर 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 इधर, यानी जो पूरा स्फीयर मिलता था उसका ये क्वार्टर पोर्शन समझ के चलिए। तो यहां पर बेटा इस पे जो नेट कोहेसिव फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, सभी फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट, कोहेसिव फोर्स बताया था सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये जो कोहेसिव फोर्स लगेगा इसको मैं एफसी से नाम दे दूंगा, और ये 90 का आधा 45 डिग्री ऐसे वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे बना दिया। अब बेटा ये जो मॉलिक्यूल है बेटा लिक्विड के फ्री सरफेस पर, ये मॉलिक्यूल इस वॉल के कांटेक्ट में है, और वॉल के मॉलिक्यूल यहाँ 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 हैं, मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, इन एडेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इधर आएगा, ऐसे ऊपर भी मॉलिक्यूल है नीचे भी मॉलिक्यूल है, इधर भी लगेगा तो उधर भी लगेगा, तो टोटल रिजल्टेंट इधर होगा। तो यहां पर बेटा एडेसिव फोर्स का इस मॉलिक्यूल पे जो असर होगा वो इधर की तरफ होगा। तो हम ये बोलेंगे कि लिक्विड के फ्री सरफेस का वह पॉइंट जो कि वेसल के सॉलिड वॉल के कांटेक्ट में है, उस पर दो फोर्सेस लगेगा, एक तरफ लगेगा कोहेसिव फोर्स और एक तरफ लगेगा एडेसिव फोर्स। अब बेटा इस कोहेसिव फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर और इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस में आएगा और ये वाला कंपोनेंट किस में आएगा, साइन में आएगा। तो साइन 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2। अब यहाँ पे तीन बातें कही जाती हैं, वो तीन बातें ये हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि यदि इन दोनों में ये देखिए हॉरिजॉन्टल, ये दोनों अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहां पर बेटा इफ एफ एडेसिव इज इक्वल टू FC/√2, अगर ऐसा हो जाए कि एडेसिव फोर्स और FC/√2 इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा।
तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो उस समय जो लिक्विड का पोर्शन जो कि उस वॉल के कांटेक्ट में है वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होगा, क्योंकि देखो बेटा ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है उस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो सरफेस जो होता है उसके परपेंडिकुलर ऐसे होता है। लिक्विड के सरफेस पर जो भी पॉइंट है उस पे फोर्स नीचे की ओर लगता है और सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे है। तो यानी कि मॉलिक्यूल जो सरफेस पर होता है उस पे जिधर भी फोर्स लगता है लिक्विड का सरफेस उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है, या यूं कह लीजिए जो फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स नीचे की तरफ है क्योंकि ये दोनों कट गया, तो नीचे की तरफ है। तो लिक्विड का सरफेस जो कि वॉल के कांटेक्ट में है वो पोर्शन वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, क्योंकि सरफेस पे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जो उस वॉल के काफी कांटेक्ट में क्लोज में है उस पे फोर्स सीधा लग रहा है, तो सरफेस फ्लैट रहेगा इस फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल ऐसे रहेगा, सरफेस ऐसे रहेगा। अगर इसमें कैपिलरी में अगर ये कैपिलरी हो जाता, कैपिलरी काफी पतला होता है बेटा, नैरो ट्यूब होता है। अगर ऐसा कोई लिक्विड डाल दो जिसमें कि ये दोनों बराबर होता है तो ये कैपिलरी में ये जो लिक्विड आप ऊपर से झांक के देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस नजर आएगा, देयर इज नो कर्वेचर। आप बोलेंगे अरे वाह बिल्कुल कोई कर्वेचर ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट है। अब यहां पर बेटा उसको पीछे से ऐसे मार, बहुत बढ़िया है। इसके बाद कौन सी क्लास है बेटा? सही में जानते हो मेरा मन करता है, अच्छा कोई बात नहीं, आज तो मैं इस काम को करूंगा। अब इसके बाद जैसे क्या है, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, उसके बाद क्लास शुरू होगी। उसके बाद यहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं ना, कैमरे ये बहुत लगे हैं, एक इधर उधर भी लगे होंगे सर। अच्छा एक ही कैमरा, उस कैमरे में तो सब नजर आ ही जाते हैं। उसके बाद मैं जूम करूंगा और उसके बाद उसकी शक्ल देखूंगा कि उसके बाद उसकी हालत क्या है, ठीक है। एक दो बार मेरी नजर वैसे पड़ी है, पता है इससे पहले मेरी क्लास देर से लगा करती थी, है ना, जिसका इंतजार में 1:30 बजे तक किया करता था और 1:30 बजे के बाद फिर मेरा नंबर लगता था इधर। तो मैं क्या होता था कभी कभी उधर बैठ जाता था उधर ऑफिस में और मैं कैमरे की तरफ की अभी छूटेगा क्लास और फिर मैं जाऊंगा और क्लास छूटने में बहुत टाइम लग जाता था। तो मैं बाहर बैठा बैठा पक जाता था, उधर चलो भाई उधर ही बैठते अपना बड़े मजे से, है ना, सोफे पर बैठेंगे बढ़िया शानदार। और उसके बाद बैठ करके और कभी कभी मेरी नजर उस कंप्यूटर पे चली जाती थी, तो जहाँ कैमरे का पूरा वारा लगा रहा है तो वहाँ देखता था तो बड़े बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं अलर्ट मोड में एकदम बिल्कुल आंखें फाड़ करके बिल्कुल, और एक सीधे से बैठे रहते थे, मतलब एक तरफ देख रहे हैं। अच्छा होता ये था कि अगर सर इधर जा रहे हैं तो सर की मुंडी इधर इधर जा रहे हैं तो सर की मुंडी इधर घूम रही है, तो मैं ये देखता था। मैंने कहा वाह अच्छा बढ़िया, मैंने कहा अच्छा बच्चे ही ऐसे हैं, बड़ा सिंसियर टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब वो आई टू आई का कांटेक्ट, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, मुंडी इधर जा रहे मुंडी इधर घूम रही है। अच्छा मैंने इनमें से कितने लोगों को देखा है बड़े आराम से बैठ करके सुन रहे हैं। अच्छा कोई ऐसे बैठा है, अफसर उधर गया इधर, मैंने कितनी बार देखा है भाई। अच्छा पर्टिकुलरली अब मैं आज उसको देखूंगा, उसका देखूंगा आज कैसे। बोलो बेटा हाँ बोलो। मैंने और किसी क्लास को देखा होगा, तुम बैल हो। ध्यान से अच्छा अच्छा सुनते हैं, आज मैं देखूंगा कैमरे में और उसी को देखूंगा। हाँ जूम कर लेंगे, जूम का ऑप्शन पे बड़े मजे से देखो। अच्छा खैर मुंडी पर करो बेटा, मुंडी पर। अच्छा देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो, ये वाला केस हमेशा हम लोग को याद होना चाहिए, ये मैंने केस आपको समझा दिया। अब देखो बेटा अगर ऐसा हो कि एडहेसिव फोर्स बड़ा है और Fc/√2 छोटा है, इधर ध्यान दो भैया, इधर ध्यान दो। अच्छा कौन बड़ा बेटा आपकी बार? एडहेसिव। अच्छा देखो ये बड़ा है और ये छोटा है,
एज्यूमिंग 10 न्यूटन ये और 8 न्यूटन ये, तो 10 और 8 एक दूसरे का अपोजिट है, रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा ना। अगर आप देखो मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, ये बेटा सॉलिड वॉल है और ये देखिए सॉलिड वॉल है, और ये जो है लिक्विड का फ्री सरफेस का ये पॉइंट जो कि वॉल के कांटेक्ट में है। अगर आप देख रहे हैं तो क्या इस पे नेट फोर्स एक इधर लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक फोर्स नीचे Fc/√2 ये नीचे की तरफ ये वाला लग रहा है। अच्छा बताइए दो वेक्टर हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, अच्छा इस साइड होगा। अब मैंने क्या बोला कि जिधर भी नेट फोर्स लगेगा लिक्विड का फ्री सरफेस उसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। तो आप बताइए लिक्विड का फ्री सरफेस क्या यहाँ फ्लैट रह पाएगा, नहीं, बल्कि नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसा कुछ होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल ध्यान से, ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके होगा, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा ऐसे करके होगा। मतलब कभी भी ऐसा होता है बेटा कि कभी भी एडहेसिव फोर्स ज्यादा लगता है तो लिक्विड जहां वॉल के कांटेक्ट में होता है वहां पर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ राइज हो चुका होता है, हल्का सा ऊपर राइज हो जाएगा, हल्का सा ऊपर चढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं, ऊपर से देखने पर आपको लगेगा कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव का मतलब होता है बेटा ऊपर से देखने पर ये कर्वेचर जो है वो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, तो यहां पर बेटा धसा हुआ सा लगेगा ऊपर की तरफ देखने से, तो यहां पर इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। ये ऐसा शेप आ जाएगा, जिधर भी नेट फोर्स लगेगा लिक्विड का फ्री सरफेस उसके परपेंडिकुलर ऐसा शेप ले लेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा जो है ये कहानी होता है। जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज पानी में डुबाने पे भीग गई, तो भीगने का मतलब होता है कि वहां एडहेसिव ज्यादा लग रहा है तो पानी राइज करता है। जैसे यहां पर आप कभी भी कैपिलरी को पानी में डुबाते हैं तो ऊपर राइज करता है कैपिलरी के अंदर। अगर ये कैपिलरी होता बेटा, ये देखो तो ये दिख रहा है डायग्राम में, अगर मैं बोलूं कैपिलरी है ये नैरो ट्यूब, तो पता है नैरो ट्यूब है, तो यहां पर कैपिलरी के अंदर लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसे दिखाई देगा, और कैपिलरी में पानी का राइज का यही कारण है क्योंकि मेनिस्कस का शेप ऐसा हो जाता है कि ये वॉल के सारे ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाता है। देखो वॉल के सारे थोड़ा सा ऊपर सा राइज हो गया, कैपिलरी नैरो होने की वजह से इसमें तो फ्लैट दिखाई देगा। अगर आप कभी पानी भरेंगे ना ग्लास में, तो जहां पर पानी, ये देखिए पानी भरेंगे आप, तो जहां जहां पानी का ये जो सरफेस जो कि वॉल के कांटेक्ट में रहेगा वो ये वाला शेप ले लेगा, ठीक है ना, ये शेप लेगा, बीच में फ्लैट रहेगा, और ये वाला जहां पर भी एडहेसिव फोर्स उसके रेंज में रहेगा, वो मॉलिक्यूल जो एडहेसिव के रेंज में रहेगा वो एकदम बिल्कुल ऐसा शेप ले लेगा, ऐसा कॉनकेव मेनिस्कस। आ रही बात समझ में? इसलिए कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछना बेटा। भाई बातें ना करो। ये बात शांति हो गया बेटा, हो गया ना? चलिए ध्यान से, शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस इधर बेटा ऊपर,
देखो बेटा, अगर एडेसिव कम और FC/√2 ज्यादा हो, अच्छा बेटा FC/√2 अब की बार क्या लग रहा है, ज्यादा, तो जानते हो। अच्छा देखो, अगर तुम थोड़ा सा समझदार हो तो ऐसे समझो, देखो देखो देखो, अच्छा बेटा ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो पार्टिकल जो कि वॉल के कांटेक्ट में है, इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यस सर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लगेगा और एक इधर की तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट ऐसे लगेगा। और जब ऐसे लगेगा तो क्या ये शेप ऐसे रह पाएगा, नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये शेप पता है कैसा हो जाएगा, ऐसा, ईमानदारी से सुनना, कैसा हो जाएगा, गेस करो, ऐसे, क्योंकि इधर की तरफ है ना फोर्स, ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे। ऐसा कभी आप मरकरी अगर लोगे ना तब होगा, आप ना बर्तन में ना मरकरी डाल दो तो मरकरी इसी शेप का होगा, मरकरी में ना कोहेसिव बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ पर कैपिलरी लोगे ना और कैपिलरी को मरकरी में डुबाओगे ना तो मरकरी का शेप ऐसा होगा, ऐसा होगा। सुनो सुनो, इधर ध्यान सुनो। अच्छा अगर आपसे पूछ लेगा मेनिस्कस का शेप कैसा है तो क्या आंसर दोगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। यहाँ कैसा शेप है, यहाँ कॉन्वेक्स और यहाँ कॉनकेव, बोलो क्लियर। सवाल बनाकर लाना है कल, ठीक है। मिटा दे, चलो पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। तो शेप ऑफ मेनिस्कस का आइडिया हमें लग गया। अब हम यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट बेटा प्लीज ध्यान से सुनिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनो बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आखिरी टॉपिक आता है कैपिलरी एक्शन, और कैपिलरी एक्शन के सवाल हर बार पूछे हैं नीट के अंदर, इसलिए कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट समझना पड़ेगा। तो आराम से सुनिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये बेटा, जैसे देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर कभी भी वैसे होता है ये, इसमें आप पानी आप डालते हो। अच्छा बताओ सब लोग ध्यान से देखना, अगर हम स्टील का बर्तन लेते हैं या कांच का बर्तन लेते हैं और उसमें हम पानी डालते हैं, तो जहां पर पानी का सरफेस वॉल के कांटेक्ट में रहता है, क्या वहां पे फ्लैट रहेगा? तो हमारा आंसर है नहीं, बल्कि थोड़ा सा ये राइज हो जाएगा, ऐसे इस तरह का शेप होता है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, ये पॉइंट जो कि कांटेक्ट में है, लिक्विड का सरफेस का यह पॉइंट जो कि वॉल के कांटेक्ट में है, सॉलिड वॉल के कांटेक्ट, यहां पर दो टेंजेंट खींचिए, एक टेंजेंट खींचिए लिक्विड के सरफेस पर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा ये सर्कल है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे खींचोगे? तो टेंजेंट ऐसे ही तो खींचोगे। तो सोचिए ये सर्कल है इस तरह का, तो यहाँ टेंजेंट ऐसे नहीं खींचोगे। तो लिक्विड के सरफेस पर इस पॉइंट पर टेंजेंट आपको खींचना है इधर, और दूसरा टेंजेंट खींचना है सॉलिड वॉल पर। सॉलिड वॉल यही ना है, यहाँ पर सॉलिड वॉल कैसा स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो टेंजेंट यही हो जाएगा, स्ट्रेट है तो टेंजेंट यही हो जाएगा। अब दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन को लिक्विड की तरफ समझिए, दोनों टेंजेंट, ये टेंजेंट इधर भी, लाइन इधर भी जा रही है, लाइन इधर भी जा रही है, तो हमें कौन सी डायरेक्शन देखनी बेटा? लिक्विड की तरफ। लिक्विड इधर है तो लिक्विड की तरफ ये टेंजेंट समझना, ये टेंजेंट लिक्विड की तरफ और ये भी टेंजेंट लिक्विड की तरफ, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है कि इट इज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, वन इज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड अनदर इज टेंजेंट टू द सॉलिड वॉल। यानी ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल है, जिसमें एक टेंजेंट होगा लिक्विड के फ्री सरफेस पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही खींचना दोनों टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब वो पॉइंट जो जहां पर लिक्विड का सरफेस और सॉलिड वॉल का
पॉइंट मिल रहा है, दोनों जहां पर कांटेक्ट में, उस पॉइंट पर कितने टेंजेंट प्लॉट करने हैं? 2। एक टेंजेंट लिक्विड के सरफेस पर और दूसरा टेंजेंट सॉलिड वॉल पे। तो देखिए दोनों टेंजेंट हमने खींचा और दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन किधर लेनी है? लिक्विड की तरफ, वाटर की तरफ। लिक्विड अगर यहाँ वाटर है तो वाटर की तरफ। तो इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं हार्दिक? बोलो 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 हार्दिक। ये दोनों टेंजेंट किधर होगा बेटा? टुवर्ड्स द लिक्विड या अवे फ्रॉम द लिक्विड? टुवर्ड्स द लिक्विड। पक्का? बिल्कुल सही बात है। और एक टेंजेंट है लिक्विड के फ्री सरफेस पे और दूसरा टेंजेंट है सॉलिड वॉल पे। क्लियर हो गया? अब सुनिए यहां पर बेटा ये एंगल कैसा है? एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। अच्छा सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए आप जैसे देखते हैं कि अगर हमने मरकरी ले लिया तो मरकरी अगर आप भरेंगे तो ऐसे करके होगा। मरकरी भरेंगे तो ऐसे होगा ना? तो यहां पर देखिए इस पॉइंट पर देखिए अब 2 टेंजेंट फिर यहां प्लॉट करना हमें। 2 टेंजेंट हमें फिर यहां प्लॉट करना है। एक टेंजेंट कैसे प्लॉट करना है? लिक्विड के फ्री सरफेस। देखिए लिक्विड ऐसे करके सर्कल ऐसे बनाएगा तो टेंजेंट एक ऐसे करके ऐसे बना, आ रहा समझ में? और एक टेंजेंट सॉलिड वॉल पे। सॉलिड वॉल तो स्ट्रेट है तो यही टेंजेंट हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे एंगल किधर वाला ले? ये एंगल ले, ये एंगल ले, ये एंगल ले। कौन सा एंगल है? तो बोलते हैं जब दोनों टेंजेंट लिक्विड की तरफ होनी चाहिए। देखिए ये टेंजेंट मैं इसको देखिए, ये टेंजेंट इधर लिक्विड की तरफ जा रहा है तो ये देखेंगे, और ये जो टेंजेंट है लिक्विड से अवे जा रहा है, ये टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड है। लिक्विड इस साइड है तो लिक्विड की तरफ है, तो दोनों टेंजेंट लिक्विड की तरफ होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आया? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल। एक टेंजेंट लिक्विड के फ्री सरफेस पे और दूसरा टेंजेंट सॉलिड वॉल पे, और दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लिक्विड। तब जाकर के दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ अरुण तेरे लेफ्ट में, एंगल ऑफ अरुण तेरे लेफ्ट में, अरुण तेरे लेफ्ट में, अरुण तेरे लेफ्ट में, लेफ्ट में देख अरुण। हाँ अरुण तेरे लेफ्ट वाले को बोल, क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा सर कभी आप देखिएगा दोपहर के टाइम पर गाय खाना पीना खा करके वो पूरा बैठती है, अब बैठने के बाद वो मुंह चलाती है। अच्छा आंखें उसकी थोड़ी सी ऐसे हल्की सी झुकी रहती है, ऐसे और कुछ जुगाली करती है। आधे में मनोज कुमार सिंह बहुत बढ़िया कर रहा है। अच्छा बढ़िया मतलब देखो अब सुनिए ध्यान से। अब वो करती है जुगाली, उसको पगुराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पगुराना। बहुत अच्छा पगुराती है, वो बेचारा पगुरा रहा है। बैल गईगा। अच्छा बनाओ डायग्राम। भैंस की आवाज निकालते हैं भाई आराम से, तबेला थोड़ी ना है। देखिए खैर तो इट इज द एंगल बिटवीन द, बेटा बात नहीं, इट इज द एंगल बिटवीन द two tangents, one at the surface of liquid, one at the surface of liquid and another at solid wall। भैया बात नहीं करो। another at solid wall towards the liquid, दोनों ही टेंजेंट किधर होनी चाहिए? लिक्विड की तरफ। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हुआ? इट इज द एंगल बिटवीन द two tangents, one at the surface of liquid and another at the solid wall towards the liquid।
इट इज द एंगल। ठीक, मिटाओ। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कभी अगर आएगा कि फॉर ग्लास वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट को आपको क्या लेना है, 0 डिग्री। क्या लेना है, 0 डिग्री। अगर बोलेगा ग्लास है और वाटर है तो 0 डिग्री के पास होता से आप 0 डिग्री मानेंगे। 0 डिग्री केस में पता है ये कैसा शेप बनेगा, बिठा दो इधर। देखिए, देखो बेटा ऐसा बनेगा कि अगर ये कैपिलरी है, सपोज दैट ये कैपिलरी है, तो पता है कैपिलरी है ये क्या बेटा, कैपिलरी ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, तो आपको जानते हो लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसे दिखाई देगा। अगर ऊपर से देखोगे तो हेमीस्फेयर का लगेगा, मतलब हेमीस्फेयर है। यहाँ पर दोनों जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा। सॉलिड बॉल पे टेंजेंट इधर आएगा और लिक्विड के फ्री सरफेस पर भी टेंजेंट इधर ही आएगा, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। फिर सुनिए, अगर कभी आपसे कहेगा फॉर सिल्वर वाटर, यानी बेटा सिल्वर वाटर कहेगा, तो जानते हैं सिल्वर वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है। यानी अगर मान लीजिए सिल्वर की कैपिलरी है, उससे पानी में डुबाएंगे, ऐसे रहेगा, फ्लैट रहेगा। देखिए दो टेंजेंट आप खींचिए, एक लिक्विड के फ्री सरफेस हो तो ऐसे रहेगा और सॉलिड वॉल पे ऐसे रहेगा, तो एंगल 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको समझना है। ग्लास वाटर अगर कह देगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री बेटा ऐसे लेना है। हेमीस्फेरिकल शेप रहेगा, ये हेमीस्फेरिकल मेनिस्कस होगा, हेमीस्फेयर होगा बिल्कुल, ये शेप हेमीस्फेयर होगा, यहाँ फ्लैट रहेगा बिल्कुल। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। यहाँ राइज करेगा ही नहीं कैपिलरी में पानी, और यहाँ राइज कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कैपिलरी में पानी राइज करेगा, यहाँ राइज ही नहीं करेगा। राइज कहाँ करेगा, जहाँ एडेसिव ज्यादा होगा। देखिए वॉल पर ऐसे करके राइज कर जाएगा, पूरा ही राइज करने लगता है। कैपिलरी एक्शन हम लोग पढ़ना, हम लोग को टेंशन है। इधर मिटाओ। और अगर कभी ग्लास और मरकरी बोल देता बेटा, ग्लास और मरकरी तो पता है 135 डिग्री के आसपास होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना लेना है, 135 डिग्री। वहां पर देखिए डायग्राम ऐसा बनेगा, कैपिलरी है और जानते हैं मरकरी बनेंगे तो ऐसा होगा, दोनों टेंजेंट, एक टेंजेंट ऐसे लिक्विड के सरफेस पे और एक टेंजेंट सॉलिड वॉल पे। ये जो एंगल आएगा वो 135 डिग्री आएगा। कभी भी मरकरी राइज नहीं करेगा कैपिलरी में, बल्कि उल्टा मरकरी उल्टा नीचे चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, मतलब लेवल से नीचे चला जाएगा। याद करिए एक बार बैरोमीटर हमने पढ़ाया था, याद करिए जब मैंने बैरोमीटर पढ़ाया था तो ये बोला था कि बेटा बैरोमीटर में जब ट्यूब को हम मरकरी में डाल दे तो क्या मरकरी का शेप ऐसा होता है, देखिए ऐसा, ये देख रहे हैं। अब बोला था जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन फ्लूइड कंप्लीट होगा, लेकिन मुझे इलास्टिसिटी से पहले सरफेसेशन ही पढ़ाना पड़ा, वरना अगर मैं इलास्टिसिटी के बाद पढ़ाता तो ये आखिरी था, खत्म हो जाता इसके बाद, ठीक है। बट कोई नहीं, यहाँ पर बेटा मरकरी जहां भी कांटेक्ट में आएगा वो ऐसे होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? ध्यान दो, ध्यान दो प्लीज। बेटा इसको बिठा दो। लिखिए राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कोई बात नहीं, लिखिएगा राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब।
जिसे हम कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। और ये पढ़ेंगे अगले एपिसोड में।